हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं प्रोफेसर स्वाति राजा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि आपके यूजी सेम 2 में है। ऑनेस्ट पेपर है और ये यूजी सेम 3 में पास कोर्स वालों के लिए भी है। मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाऊंगी इशू ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। अब आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो हम शुरू करेंगे विद इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी से। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम इसी स्लाइड में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। इस पे बताया जाता है कि कंपनी की क्या पावर्स है और उसका फ्रेमवर्क क्या है। मतलब कि उसकी क्या कार्य क्षेत्र रहेगा, किस क्षेत्र के अंदर उसे काम करना है और कैसे काम करना है। यह वह बताता है कि कंपनी क्यों फॉर्म की गई थी और कंपनी फॉर्म करने के बाद उसका मकसद क्या है और वो कैसे काम करेगी। इस डॉक्यूमेंट के तहत 6 क्लॉजेज एडेड रहती है, जिसके अंदर आता है नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो 6 क्लॉजेज है वो क्या है। पहला, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के अंदर यह बताया जाता है कि कंपनी का नाम किस नाम से कंपनी को रजिस्टर करना है। कंपनी जिस नाम से रजिस्टर होगी वह उसकी आइडेंटिटी होगी और एक नाम से 2 कंपनी रजिस्टर नहीं होगी। इसमें कंपनी को यह जो नाम अलॉट होता है वह दूसरी किसी कंपनी को अलॉट ना हो, इसीलिए इस क्लॉज को इम्पोर्टेंस दी गई है। कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी यह कंपनी इसी नाम से जानी जाएगी, जो कि नेम क्लॉज में उसका नाम दिया जाएगा। नेम क्लॉज के साथ कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड, अगर वह प्राइवेट कंपनी है तो ऐड करना पड़ता है, और पब्लिक कंपनी है तो उसे सिर्फ लिमिटेड करके ऐड करना होता है अपने नाम के साथ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड क्लॉज की तरफ, जो है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज के अंदर यह बताना पड़ता है कि कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसका प्रॉपर एड्रेस, उसकी स्टेट, किस स्टेट में वह रजिस्टर्ड है और वह कहाँ पे काम करेगी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और कहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजे जाएंगे और कहाँ से सारा कामकाज देखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में यह बताया जाता है कि कंपनी क्यों फॉर्म की गई थी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। वह ऑब्जेक्ट क्लॉज के तहत उसे यह बताना पड़ता है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सो दैट उसके बेसिस पे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होते हैं वो चेक करते हैं कि उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल नहीं है, वह पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, और वो सारे सब कुछ चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज बताया जाता है। इसके अंदर कंपनी कैसे काम करेगी, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख के भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज इन द डॉक्यूमेंट। हमारा चौथा क्लॉज है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर बताया जाता है कि कंपनी की कितनी लाइबिलिटी रहेगी, हर एक शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर अनलिमिटेड कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। तो इस क्लॉज के अंदर बताया जाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर अनलिमिटेड रहेगी या लिमिटेड रहेगी गारंटी से। अगर वह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी होल्डर्स जो हैं उनका नाम और अमाउंट जितना वो गारंटी कर रहे हैं वह मेंशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वहाँ भी इस क्लॉज में उन्हें ऐड ऑन करना पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर यह बताया जाता है कि कंपनी का कैपिटल कितना रहेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना रहेगा, और वह कितने शेयर्स किस किस के इशू कर सकती है, उन्हें अपना मैक्सिमम लिमिट बताना पड़ेगा, और उसकी फेस वैल्यू भी क्या रहेगी पर शेयर की, वो भी बतानी होगी, और प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह भी जो वो इशू करना चाहेंगे वो भी उन्हें इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज वह है जिसके दरमियान जो प्रमोटर्स रहते हैं कंपनी के, उनका नाम, एड्रेस और उनकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर कंपनी फॉर्म करने प्राइवेट कंपनी फॉर्म की जा रही है तो जो 2 मेंबर्स हैं उनकी सिग्नेचर चाहिए होगी, और उनकी सिग्नेचर के साथ एक एक विटनेस की भी सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो फिर उसमें 7 मेंबर्स की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। उनका नाम, एड्रेस और उनकी सिग्नेचर्स वहाँ पे मेंशन रहती है और उनके बारे में भी लिखा रहता है। ठीक है, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे चेंज जनरली नहीं किया जा सकता है। अगर इसे चेंज करना है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, जो कि है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी फॉर्म होने के समय में सबमिट किया जाता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रमोटर्स ड्यूरिंग द बिफोर द पीरियड जब वो इनकॉर्पोरेशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उसके अलोंग उन्हें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दोनों में बहुत ही फ़र्क है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि बनाया जाता है मैनेजमेंट एंड द कंपनीज के मेंबर्स के लिए। वह इस डॉक्यूमेंट के तहत यह बताया जाता है कि कंपनी कैसे काम करेगी इंटरनली, और कंपनी के बायलॉज इसमें रहते हैं। कंपनी कैसे मैनेजमेंट में काम करेगी वहाँ बताया जाता है, जैसे कि कैसे कंपनी इशू करेगी अपनी शेयर्स, और कंपनी कैसे अगर वो शेयर्स को की पेमेंट नहीं की गई है तो वह कैसे उसे फोरफीट करेगी, कैसे उसे री इशू करेगी, और कैसे कंपनी अपने मैनेजर्स को अपॉइंट करेगी, कैसे मैनेजर्स के क्या पावर्स होंगे, क्या अथॉरिटीज़ होंगी, और मैनेजर्स कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। ये सारा सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी चेंजेस उसमें कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट येस इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी जो कि अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रिपेयर करना चाहती है, वह कंपनीज एक्ट के तहत जो बनाया हुआ रहता है आपका शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत बनाया हुआ है टेबल FGHINJ। इन आर्टिकल्स में से किसी भी आर्टिकल को अपने कंपनी के काम मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जा सकता है किसी भी पब्लिक कंपनी के द्वारा, और वह उस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकती है अगर उसे खुद का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रिपेयर करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि हम कैसे इशू करेंगे अपने शेयर्स को या किसी भी सिक्योरिटीज़ को, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, या कंपनी की डिबेंचर्स हो या बॉन्ड्स हो। ठीक है, वह
प्रोस्पेक्टस के दरमियान बताया रहता है कि वेरियस फैक्ट्स ऑफ द कंपनी, जैसे कि कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी क्या उसकी करंट पोजीशन है, और कंपनी अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखती है। सो प्रोस्पेक्टस में बताया बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है फॉर द इन्वेस्टर्स, जो कि जिसमें उन्हें पता चले कि कंपनी कितनी शेयर्स या किसी भी सिक्योरिटी को इशू कर रही है, उसकी प्राइसेस क्या होगी, और कैसे उन्हें मतलब इशू किया जाएगा, उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या रहेगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वह अमाउंट है जितना कि उन्हें मिनिमम रेस करना है बाय द इशू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, ठीक है। और उसमें अगर उन्होंने किसी और को मतलब उन्होंने किसी भी फैक्ट या फिगर्स को ओमिट किया है गलती से या छुपाया है जानबूझ के, सो द डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे फॉर दिस। द शेयर होल्डर्स जो कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट तभी करते हैं, वो प्रोस्पेक्टस को देख के ही डिसाइड करते हैं, राइट, कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सो वो जब डिसाइड करेंगे तब वह ये देखेंगे, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत है तो जो डायरेक्टर्स है दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस। और अगर उन्होंने ये गलती की है तो जो लॉसेस सफ़र करेंगे शेयर होल्डर्स, उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सेकंड, वो कॉन्ट्रैक्ट को शेयर्स के लिए जो उन्होंने परचेज़ किया है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसी भी वक्त वो कैंसिल करने का राइट रखते हैं। और जो कॉपी होता है प्रोस्पेक्टस का, वो डायरेक्टर्स के द्वारा साइन करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को सबमिट कर दिया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जिस दिन वो इशू करते हैं उस दिन या उसके पहले उनको सबमिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली उसमें सब कुछ रहता है, जैसे कि जो डायरेक्टर्स हैं उनका नाम वगैरह सब कुछ उसमें ऐड रहता है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सपोज़ अगर किसी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं तो वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी प्रिपेयर करके सबमिट कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज द प्रोस्पेक्टस, उसमें ऑलमोस्ट सारी ही डिटेल्स जो कि प्रोस्पेक्टस में रहती है वो सब कुछ इसमें मेंशन रहती है, ठीक है। और आपको इसे भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस की तरह जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है उसके तरफ बढ़ेंगे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वहाँ प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंतर्गत यहाँ बताया जाता है कि ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर आप 2-3 1 और मोर टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना नहीं है, तो आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दीजिए जिसके अंदर आप 1 और मोर इश्यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का। सो यू विल बी सेव फ्रॉम प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम यू इशू। बट हाँ, अब ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है जो इशू होता है उसके अंतर्गत यह बताना होता है कि यह कितने टाइम के लिए वैलिड है और इसका कितने इश्यूज़ तक उसका ये है। और इसमें यह भी बताना होता है कि कंपनी किस टाइम पे कितने शेयर्स इशू करेगी और उसकी प्राइसेस क्या होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोसेस अंडरटेकन प्रायर टू फाइलिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टस बाय विच a demand for the security proposed to be issued by company is elicited and the price and terms of issue for such security is assessed by means of a notice, a circular, advertisement or document. So information of memorandum जो है वह एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है जिसके तहत वह यह जानना चाहती है कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कंपनी के शेयर्स से, और उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी मतलब उस डॉक्यूमेंट के
थ्रू वह यह डिसाइड करती है कि क्या प्राइस वह रख सकती है अपने सिक्योरिटी की और उसे कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वह सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है। वह red herring prospectus refers to that prospectus which does not contain the complete information in respect of volume or price of the securities to be offered. So red herring prospectus जो होता है वह ऐसा prospectus है जिसके अंतर्गत यह नहीं बताया जाता है कि कितनी शेयर्स को इशू किया गया है और उसकी प्राइसेस क्या है। ठीक है, इसमें सिर्फ कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का कैपिटल, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन और उसकी आगे की फ्यूचर पोजीशन जो वह देखती है वो मेंशन्ड होता है। बट ये प्रोस्पेक्टस के स्टार्टिंग पेज में ही लिखा रहता है कि ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है। इसमें कंपनी क्योंकि प्राइस नहीं बताती है तो उन्हें एक प्राइस बैरियर्स बताना होता है जिसके बीच में कि प्राइसेस ऑफ द कंपनी को वह फिक्स करेगी। ठीक है, तो यह इसलिए बताना इम्पॉर्टेंट होता है सो दैट इन्वेस्टर्स विल नो कि उन्हें कितना अमाउंट पे करना है और कंपनी वो प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद तय करती है कि उन्हें क्या प्राइसेस रखनी है सिक्योरिटी की। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अब विद दिस विल मूव फॉरवर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसमें हम स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। स्टेजेस क्या क्या है कंपनी फॉर्म होने में? वह पहला है कि प्रमोशन में जो प्रमोटर होते हैं वो आइडिया को कंसीव करते हैं कि कैसे कि वह एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ की कंपनी स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वह फीजिबल है कि नहीं, उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो कंपनी सेटअप करने से उन्हें कोई बेनिफिट है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके साथ उन्हें यह भी तय करना होता है कि वह कहाँ से कैपिटल लाएंगे, कैसे प्रॉपर्टी कहाँ पे ख़रीदेंगे जहाँ पे वह अपना कंपनी सेटअप कर सके, कहाँ पे कैसे लोग मैनेजर्स अपॉइंट करेंगे, कौन से लोग उसमें काम करेंगे और कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी की यूज़ करेंगे वगैरह सब कुछ इस पर्टिकुलर स्टेज में उन्हें डिसाइड करना होता है। उसके बाद ही वह डिसाइड कर सकते हैं कि यह कंपनी स्टार्ट करने के लिए पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है प्रमोशन के बारे में वह पढ़ लेते हैं। प्रमोशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें एक कंसीव करते वो एक आइडिया को कि यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं वो, और वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वह फीजिबल रहेगा। ठीक है, यह आइडिया वो देखते हैं एंड उसके बाद उन्हें सब्सिक्वेंटली ये भी अरेंज करना होता है। क्या था मेरा सेकंड, उसके बाद लिखा है मैंने, एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी, वर्कफोर्स, टेक्निकल नॉलेज एंड मैनेजेरियल पर्सनल फॉर मेकिंग प्रॉफिट देयर फ्रॉम। सो उन्हें क्या क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, और उसके बाद वह क्या प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर सकती है, वर्कफोर्स में कौन रहेंगे, यानी कि मतलब कौन लोग काम करेंगे कंपनी में, कैसे कैसे जगह, मतलब कैसे कैसे लोग रिक्वायर्ड है, किस किस स्टेजेस में किस क्वालिफ़िकेशन के लोग रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ देखना पड़ता है उन्हें। और उसके बाद वह मैनेजमेंट के बारे में भी डिसाइड करती है कि टॉप मैनेजमेंट में कौन से रहेंगे लोग जो कि कंपनी को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और टेक्निकल नॉलेज, कौन सी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा और कंपनी चलेगी और प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के तहत कंपनी को रजिस्टर किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे पहले किसी भी कंपनीज एक्ट के तहत उन्हें रजिस्टर किया गया हो। कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद ही वह एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनती है, उसका आइडेंटिटी मतलब
होता है उसका जन्म होता है एग्जैक्टली। और जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो अगर उन्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपना बिज़नेस इसके बाद स्टार्टअप कर सकते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देते हैं। इसके जब वह यह फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसके साथ उन्हें रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो उनके कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे उनका स्टेटमेंट वगैरह, उनकी सारी इंफॉर्मेशंस के साथ उन्हें रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ होती है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट करने के बाद ही उन्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें है वंस अ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड इट इज़ रेडी टू रेज फंड थ्रू इशू ऑफ शेयर द कंपनी मस्ट रेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन बिफोर इट कमेंसेस इट्स बिजनेस। सो कंपनी पब्लिक कंपनी, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के तहत उसे यह रेस जो फंड रेस कर रहा है उसके तहत उन्हें मतलब उन्हें जो फंड रेस करना है उसे इस पर्टिकुलर स्टेप में परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, और कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसे सेबी को अपना प्रोस्पेक्टस और उनका गाइडलाइंस जैसे वो इशू करना चाहती है वो सब कुछ उन्हें बताना पड़ता है। और उसके बाद उसे अपना इशू ऑफ शेयर करना है और उनके जो पैसे होते हैं वो जो जमा होंगे वो कंपनीज बैंकर के पास जमा होंगी। अगर कंपनी का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वह उसे फुलफ़िल कर लेता है तब वह आगे जाके उस इशू ऑफ शेयर को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ उसे जो पैसे आए हैं वो वापस करने पड़ देते हैं। ठीक है, सो ये कंप्लीट होने के बाद कंपनी स्टार्ट कर सकती है अपना बिजनेस को। कोई भी पब्लिक कंपनीज पहले बिफोर 2015 कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यह हटा दिया गया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है वीडियो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे मतलब जो मतलब इशू करते हैं शेयर्स को, और आगे बताऊंगी। ओके, थैंक यू।